हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में आज आपको स्ट्रक्चर बताएंगे और कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। ग्लूकोज डी और एल क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा इसका लेक्चर नंबर 3 है इस टॉपिक इस चैप्टर का। एक पहली बात आपसे ये है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भी स्टूडेंट की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है, बिल्कुल ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, जानते हैं कि हम आज डी और एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो समझना है हमें डी और एल कॉन्फ़िगरेशन एल्कोहल में। ओके, डी एल कॉन्फ़िगरेशन। डीएल विन्यास क्या होता है, यानी ये डीएल विन्यास कीटोन और कार्बोक्सिलिक में दिया गया था, क्योंकि उनमें एक हेमिटल कंडीशन होती थी। क्या कंडीशन होती थी? हेमिटल कंडीशन होती थी। और हेमी एसिटल कंडीशन क्या होती है? वो ग्लूकोज से रिएक्शन करके हेमिटल बनाता है। क्या बनाता है? हेमिटल बनाता है। इसलिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है। क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन होता है। एसिमेट्रिक कार्बन को हम क्रिल कार्बन भी कहते हैं। इसीलिए ये जो डी और एल विन्यास जो दिया, वो किसने दिया था? उस साइंटिस्ट का नाम था रोजनहॉफ। क्या था? रोजनहॉफ। रोजनहॉफ ने ये दिया। किस लिए दिया? क्योंकि हमारे पास दो चीज हैं, एक तो है कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड में ये है कीटोन, और एक है एल्डिहाइड। दिस एल्डिहाइड, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है। ये कार्बोनिल कंपाउंड अगर इनको एल्कोहल से रिएक्ट करा दें ROH से, तो ये बनाते हैं हेमी एसिटल। क्या बनाते हैं? हेमी एसिटल। और हेमी एसिटल अपनी दो कंडीशन दिखाता है, एल और डी विन्यास। एल और डी अभी समझेंगे हम। अब ये यही कंडीशन, क्योंकि अब ये ग्रुप किसी ऐसी कार्बन पे ऐड हो, ये ग्रुप किसी ऐसी कार्बन पे ऐड हो, या तो वो कायरल कार्बन हो या एसिमेट्रिक कार्बन हो। एसिमेट्रिक कार्बन या फिर वो क्रेल कार्बन हो। क्रेल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन एक ही बात है, कायरल कार्बन बोलते हैं इसे। अब सबसे पहली बात आती है कि कायरल कार्बन क्या होती है? ऐसी कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से वैलेंस हो। ये अलग अलग एटम है, यानी ऐसी कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से वैलेंस हो, उसे बोलते हैं हम कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। अब ये डी और एल जो विन्यास रखते हैं, ये कम से कम 2 या 2 से अधिक आइसोमर शो करते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर आइसोमर गिव 2 या 2 से अधिक समावयवी दिखाते हैं। 2 या 2 से अधिक समावयवी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आइसोमर शो करते हैं। अब आइसोमर शो करने के लिए हमें डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ी। जैसे हम बात करें यहाँ डी और एल क्यों जरूरत पड़ी इस विन्यास की? आइसोमर शो करने के लिए। आइसोमर शो करने के लिए सबसे पहले हम 3 कार्बन का कोई कार्बोहाइड्रेट या कीटोन लेते हैं। जैसे हम यूज करते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड, ओके। तो अब ग्लिसरैल्डिहाइड की अगर बात करें हम, हमारे पास क्या है? CH2OH, इधर कार्बन है। अब ये जो है, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है। ये क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड, यानी इसे बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड। अब मैं इसको एल और डी फॉर्म में इंडिकेट करूंगा, एल और डी फॉर्म में।
जरा समझने की कोशिश करें। अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर बे की बात करूं तो जरा समझें। अब आप यहां देख के बताइए कायरल कार्बन कौन सा है। ये जो कार्बन है ना, ये कायरल कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को बोलते हैं हम एसिमेट्रिस कार्बन। ये कार्बन जो है वो कौन सा एसिमेट्रिस कार्बन है। ये कार्बन और ये जो एल्कोहल ग्रुप है, अगर कायरल कार्बन पे अगर असममित कार्बन, इसे असममित हिंदी में बोलते हैं असममित कार्बन, असममित कार्बन क्या बोलते हैं असममित कार्बन। और ये जो पूरा है ना, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड की कंडीशन है। अगर एल्कोहल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा हो, अगर एल्कोहल ग्रुप एसिमेट्रिस कार्बन में एल्कोहल ग्रुप पे जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, अगर यही ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाए, राइट हैंड साइड में जुड़ जाए, अगर यही ग्रुप किस साइड में जुड़ जाए, राइट हैंड साइड में जुड़ जाए, ये लेफ्ट साइड में जुड़ जाए और सब यूं कहता हूं, ये वाला ग्रुप, तो इसको बोलते हैं एल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एल फॉर्म। दिस इज एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस इज एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये एल फॉर्म में। एक बात बता दें, हमारे पास या तो कीटोन ग्रुप हो या एल्डिहाइड ग्रुप हो, या तो कीटोन ग्रुप हो या फिर एल्डिहाइड ग्रुप हो, ये जो कायरल कार्बन एल रूप शो करेगी वो कम से जितनी दूरी पर कायरल कार्बन होगा उसी में शो करेगा, पास वाली कायरल कार्बन पे नहीं शो करेगा। ये बात आपको याद रहे। तो इसे बोलते हैं भैया डी और एल। एक बात याद, कायरल कार्बन यानी जितनी दूर एल्डिहाइड और कीटोन से होगी वहीं शो होगा। ये डी और एल फॉर्म। डी और एल फॉर्म क्या है, ये आइसोमर है। ये क्या है, ये आइसोमर है। आइसोमर यानी समावयवी, समाव ये क्या है भाई, ये समावयवी है, ये आइसोमर है। तो एल और डी आपको कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हुआ। अब मैं आपको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की बताऊंगा एल और डी क्यों जरूरत पड़ी, यानी इसी के आधार पे हम ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में भी डी और एल फॉर्म इंडिकेट कर सकते हैं। डी और एल फॉर्म क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। और हमारे पास जो एसिमेट्रिस कार्बन होगी, ये जो एल्कोहल ग्रुप लेफ्ट और राइट में लगा होगा उस कार्बन पे होगा जो एल्डिहाइड और कीटोन से सबसे दूर हो, क्योंकि सबसे दूर वाली जो कायरल कार्बन होगी, जो असममित कार्बन होगी, वो स्टेबल कार्बन होगी। कैसी कार्बन होगी, स्टेबल कार्बन होगी। और वही कार्बन सर्वाधिक दूरी पर होनी चाहिए। सर्वाधिक दूरी पर होगी तो एल और डी इंडिकेट करेंगे। लास्ट वाली कार्बन पे ही हम एल और डी इंडिकेट करेंगे। एल और डी क्या है, आइसोमर हैं, ये आइसोमर है। अब मैं ग्लूकोज की बात करूंगा, यानी एसिमेट्रिस कायरल कार्बन समझ में आई। ऐसी कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग सेटिस्फाई हो उसे कायरल कार्बन कहते हैं। ये जो एल और डी जो कॉन्फ़िगरेशन दिया था वो किसने दिया था, रोजेनहॉफ ने दिया था। आप अपनी लैंग्वेज में से लिख सकते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है एल और डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एल और डी विन्यास क्या होता है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले मैं अब ग्लूकोज में बताऊंगा आपको। ओके, तुमको पता है कि ग्लूकोज में कितनी कायरल कार्बन होती हैं भाई, 4 कार्बन होती हैं। 4 कायरल कार्बन होती हैं, यानी असममित कार्बन कितनी होती हैं, 4 होती हैं एसिमेट्रिस कार्बन। अगर हम यहाँ ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कायरल कार्बन जो हमारी एसिमेट्रिस कार्बन होगी वो या तो एल्डिहाइड ग्रुप से सबसे दूर होनी चाहिए, सबसे दूर होनी चाहिए। सबसे दूर वाली कायरल कार्बन
एसिमेट्रिक कार्बन, सबसे दूर वाली एसिमेट्रिक कार्बन ही डी और एल आइसोमर दिखाएगी, आइसोमर दिखाएगी, इसीलिए एल ग्लूकोज और डी एल्कोज कहते हैं। एक बात ध्यान रहे, हमारे पास ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप, फैक्टोज में ये तो ग्लूकोज है और फैक्टोज में एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होगा। सबसे दूर जो कायरल कार्बन होगी, सबसे दूर लॉन्गेस्ट कार्बन का कायरल कार्बन ही एल और डी फॉर्म इंडिकेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। डी कब होगा, डी फॉर्म कब होगी, सिंपल सी बात, और एल फॉर्म कब होगी, एसिमेट्रिक कार्बन पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो होगी डी, एल फॉर्म होगी, और जब राइट हैंड साइड में जुड़ा हुआ है कायरल कार्बन पे तो वो होगी डी। ओके, ये बात याद रहे आप, यहीं से हमें ये बात पता चलती है। ओके, तो देखिएगा, अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाऊं तो जरा समझने की कोशिश करो। ये हमारी कार्बन कितनी हो गई, 5 कार्बन्स हो गई, 6 कार्बन्स हो गई, इस पे एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो अब आपको समझना है ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये CH2OH है और इधर भी OH है। अगर मैं रियल स्ट्रक्चर बताऊं तो याद रखना, नीचे से तीनों कार्बन पे एल्कोहल ग्रुप जो होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, फिर एक पे H आता है, फिर एल्कोहल ग्रुप आता है। ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली बनाई गई है, फिर H, फिर H और इधर OH और इधर H। अब ये देखिए, इसमें कायरल कार्बन सबसे दूर कौन सी है, देखो कायरल कार्बन ये भी है, कायरल कार्बन ये भी है, कायरल कार्बन ये भी है, कायरल कार्बन ये भी है। ये कायरल कार्बन है, बट ये कायरल कार्बन नहीं है। आपको मैं नज़र दिखा दूं, ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस कार्बन की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से वैलेंस है। अब इसमें सबसे दूर कायरल कार्बन कौन सी है, इस एल्डिहाइड ग्रुप से सबसे दूर। अब मेरी एक बात मानो, यहाँ से यहाँ तक चले 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर वाली जो कार्बन है, ये कार्बन डी और एल फॉर्म इंडिकेट करेगी। ये वाला एल्कोहल ग्रुप है, ये इतना पार्ट ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये इतना सेक्शन ग्लिसरैल्डिहाइड है। ये कौन सी फॉर्म है, ये भाई किस तरफ जुड़ा हुआ है, राइट हैंड साइड में, तो इसे बोलेंगे डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज। ओके, अगर इसी कंडीशन को मैं दूसरी कंडीशन में बना दूं तो देखिए समझिएगा, CHO OH 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 H OH। अब इधर H, इधर OH, इधर H, इधर H। ओके, ये सेम बन गया, बट कायरल कार्बन सबसे दूर कौन सी है, ये वाली है। कायरल कार्बन सबसे दूर कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि ये 1 किलोमीटर की दूरी पे है, ये 2 किलोमीटर की दूरी पे है, ये 3 किलोमीटर की पे, ये 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर वाली कार्बन पर अगर एल्कोहल ग्रुप रोटेट होकर घूमकर, ये घूमेगा क्यों, उसका रीजन बताऊंगा मैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो ये वाली जो फॉर्म होगी, ये वाली जो फॉर्म होगी, ये एल फॉर्म होगी। ये कौन सी फॉर्म होगी, ये एल विन्यास होगा। इसको बोलते हैं एल ग्लूकोज। ये एल ग्लूकोज है। ये कौन सा ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज है। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एल और डी फॉर्म क्या होती है, एल्डिहाइड और ग्लूकोज में। ठीक है, अब ये बात क्लियर है हमारी। अब एक बात, अब यहाँ पे हम, ये तो बात क्लियर हो गई। अब हम बात करें फ्रैक्टोज की। ये तो हो गया कीटोन, ये तो हो गया ग्लूकोज। अब फ्रैक्टोज की बात करें तो यही डिफाइन करेंगे फ्रैक्टोज को। फ्रैक्टोज का जो फॉर्मूला होता है सेम होता है, C6H12O6। ओके, बट इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखिएगा, इसका जो फॉर्मूला है वो है CH2OH 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इधर 3, नीचे से 3 कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा, फिर
H होगा और यहाँ कीटोन ग्रुप होगा। मैं पहले ही बता दूं कीटोन ग्रुप जो होता है वो 2 डिग्री कार्बन होती है और 2 डिग्री कार्बन हमेशा बीच में ही आएगी, कहीं पर जोड़ सकते हो। ओके, इधर क्या है H, इधर क्या है H, 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 OH। ओके, अब ये क्या होगा, अब ये देखिए कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का मतलब एसिमेट्रिक कार्बन, ये भी है, ये भी है। अब इसमें सबसे दूर ये कितनी, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। जितनी ज़्यादा दूर होगा वही सबसे अच्छा एल और डी फॉर्म इंडिकेट करेगा। आगे चल के और भी कुछ बताना है तुम्हें इसमें। तो ये है ना, ये ग्रुप देखिए किस तरफ है, ये ग्रुप आपका राइट हैंड साइड में है, तो इसलिए इसे डी फ्रैक्टोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी फ्रैक्टोज, डी फ्रैक्टोज है। अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दें तो देखिएगा, समझना है अभी से, इसे स्ट्रॉन्ग बनाना है स्ट्रक्चर को। CH2OH, C C C C C, इधर OH है, इधर H है, इधर H है। स्टार्टिंग 3 कार्बन पे नीचे से कंटिन्यू OH ग्रुप होगा। याद रहे, ये दिमाग में डाल लो, स्टार्टिंग से 3 कार्बन नीचे वाली होंगी, उन पर लगातार कंटिन्यू OH ग्रुप होगा, फिर H आएगा और फिर यहाँ कीटोन आएगा। इधर OH आएगा, इधर H आएगा, इधर H आएगा। पहले ही हम प्रूफ कर चुके हैं ग्लूकोज और फ्रैक्टोज पॉली अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं। ओके, अब ये जो OH ग्रुप है ये किस तरफ होना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, कायरल कार्बन पर। और कायरल कार्बन सबसे दूरी पर होनी चाहिए। ये भी कायरल कार्बन है, ये भी है, ये भी है। और ये अल्कोहल ग्रुप अब देखिए किस साइड में जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे एल फ्रैक्टोज। क्या बोलेंगे, एल फ्रैक्टोज। ये एल और डी फ्रैक्टोज क्या है, ये आइसोमर हैं, ये समावयवी हैं, ये कोई वो नहीं है, ये कोई रोटेशन को इंडिकेट नहीं करते। याद रहे, ये बात मैं अभी बताऊंगा, ये रोटेशन को इंडिकेट नहीं कर रहे। इसको बोलेंगे एल फ्रैक्टोज, एल फ्रैक्टोज। ओके, आई होप ये चारों स्ट्रक्चर आपको समझ में आई होंगी कि ग्लूकोज की जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज एल और डी फॉर्म इंडिकेट कर रहा है वो कैसे कर रहा है। एक बात आपको नोट बता दूं मैं, नोट याद रखना है, यानी जो डी फॉर्म होती है वो नेचर में मिलती है, यानी ये प्रकृति में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, प्रकृति में। जो हमें ग्लूकोज मिलता है वो प्रकृति से डी ग्लूकोज मिलता है, और डी फ्रैक्टोज भी मिलता है, डी और डी राइबोसोम भी मिलता है। ये और एल इनके आइसोमर होते हैं। एल क्या है इनके, आइसोमर होते हैं, समावयवी होते हैं। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब यहाँ एक बात और मैं तुम्हें बहुत मस्त चीज बता दूं कि जो एल और डी है ना, ये एल और डी ये रोटेशन को इंडिकेट नहीं करते। ये एल और डी कोई रोटेशन नहीं है, दामावर्त और बामावर्त नहीं है। याद रहे ये बात, मैं यहीं आपको इंडिकेट करा रहा हूं। डी और एल, जो डी होता है ना, डी को वैसे हम क्या बोलते हैं, डेस्ट्रो रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्ट्रो रोटेशन। डेस्ट्रो रोटेशन का हिंदी में मतलब होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ये डी वो नहीं है, रोटेशन वाला डी नहीं है, और एल लीवो रोटेशन होता है। क्या होता है, लीवो रोटेशन का मतलब होता है वामावर्त, वामावर्त। ये वाले ये डी और एल ग्लूकोज में नहीं है, ये रोटेशन इंडिकेट नहीं करते, ये रोटेशन नहीं बताते। ओके, याद रहे ये बात। ये सिर्फ क्या दिखाते हैं, हमें आइसोमर बताते हैं कि ये इसका आइसोमर है। आई होप ये बात आपको क्लियरली मेंशन समझ में आ गई होगी कि क्या है इसका मीन्स स्ट्रक्चर। अब मैं आपको ओपन स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्लोज स्ट्रक्चर बताऊंगा, अलग अलग नाम से स्ट्रक्चर हैं ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज के, वो सारे डिफाइन करूंगा। डी और एल हमारा क्लियर हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और बनाने की बार बार प्रैक्टिस करना, जिससे कि ये सारी बात आपको समझ में आ जाए। ओके, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ओके,
अब मैं आपको बताऊंगा ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर, फिर बताऊंगा ग्लूकोज का क्लोज स्ट्रक्चर, फिर बताऊंगा ग्लूकोज का मैं हैवर्थ स्ट्रक्चर। बहुत सारे स्ट्रक्चर थे ग्लूकोज के, क्यों आए ये, क्या मतलब था, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। एसिमेट्रिस कार्बन आपको पता चल गया कि एसिमेट्रिस कार्बन क्या है, उस पर भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। डी और एल तो हमें समझ में आ गया, डी और एल क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। एल कब लगाते हैं, एल का ध्यान रहे, एल कब लगाते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप होगा कायरल कार्बन पे तो एल लगाएंगे। और डी कब लगाते हैं, जब कायरल कार्बन पर एल्कोहल ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा तब लगाएंगे। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का श्रृंखला सूत्र। ये ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया था वो बेयर ने दिया था। किसने दिया था, बेयर। एक बेयर साइंटिस्ट था। और कब दिया था, ये बेयर ने 1870 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1870 ईस्वी में दिया था। अब मैं इसके बता दूं, बेयर का जो ग्लूकोज जो था C6H12O6, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन करेंगे तब ये बात पता चलेगी, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर का मतलब है ये अणु सूत्र। ये क्या है, अणु सूत्र है, अणु सूत्र है ये। अब इसका जो ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया गया था, कार्बन कितने भाई नोट करिए, 6 कार्बन है। अब हमको पता था कि एक कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 OH ग्रुप होते हैं। ये बात प्रूफ हो चुकी थी केमिकल रिएक्शन में। नहीं हुई तो हम जब केमिकल रिएक्शन बताएंगे तब पता चलेगी। अभी स्ट्रक्चर की बात चल रही है, ये स्ट्रक्चर है। ओके, दिस इज ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला वाई वेयर, यानी ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसने दिया था, वेयर ने दिया था। बट इसके 2 फॉर्म होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई, एक डी फॉर्म थी और एक एल फॉर्म थी। डी और एल क्या थे, डी और एल क्या थे, आइसोमर थे। ये क्या थे, आइसोमर। ये क्या थे, आइसोमर, बोलें तो समावयवी। अब इसमें 5 एल्कोहल ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं, इसमें 5 एल्कोहल ग्रुप होते हैं। OH कितने होते हैं, 5 होते हैं। और कायरल कार्बन कितनी होती हैं, एसिमेट्रिस कार्बन, एसिमेट्रिस कार्बन कितनी होती हैं भाई, 4। कौन कौन सी एसिमेट्रिस कार्बन है जरा देखिएगा। ये कार्बन एसिमेट्रिस नहीं है, ये एसिमेट्रिक्स है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जो रेड रेड मैंने स्पॉट बनाया है वो 4 एसिमेट्रिस कार्बन है। और ये आइसोमर का यहाँ जो हमारे पास जो जनरली फॉर्मूला होता है एसिमेट्रिस कार्बन के लिए वो होता है 2N। आइसोमर 4 कायरल कार्बन है, 4 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 16। 16 की जो आइसोमर होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे। एक होगा डी आइसोमर, डी आइसोमर, और एक होगा एल आइसोमर, एल आइसोमर। ओके, तो 8 ये होंगे डी और 8 एल होंगे। ओके, आई होप ये बात आपको पता चल गई होगी कि कायरल कार्बन पर डिपेंड करता है आइसोमर, समावयवी कितने बनेंगे। समावयवी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2n² होता है। इसके द्वारा हम कायरल कार्बन के आइसोमर निकाल सकते हैं। दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये किसने दिया था भाई, वेयर ने दिया था। कब दिया था, 1817 में दिया था। ये है, और इसमें एल और डी मैं बता चुका हूँ। एल और डी क्या है, ये रोटेशनल की डायरेक्शन को नहीं बताते, ये आइसोमर को बताते हैं, यानी समावयवी को बताते हैं। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूंगा इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की, इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूंगा। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन कराने के बाद पता चला कि जो ओपन स्ट्रक्चर जो वेयर ने दिया था वो हमारे लिए सही नहीं था, वो गलत साबित हो गया। लेकिन फिर इसके बाद एक स्ट्रक्चर आया जिसको हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बोला,
उसे अब हम डिफाइन करेंगे। ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर किस किस पर डिपेंड था? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का चक्रीय संरचना सूत्र। ग्लूकोज का चक्रीय संरचना सूत्र। ओके, ये जो चक्रीय संरचना सूत्र जो तुम्हें प्रोवाइड कराया गया था वो इसलिए कराया गया था क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी थी जिनको हम शो नहीं कर पाए। ये स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला दिया था साइक्लिक वाला वो फिशर ने दिया था, उस वैज्ञानिक का नाम था फिशर। इस फॉर्मूले को हम फिशर प्रोटेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। फिशर प्रोटेक्शन फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं हम? फिशर प्रोटेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? फिशर प्रोटेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। फिशर प्रोटेक्शन फॉर्मूला कैसे बना? ये फिशर प्रोटेक्शन फॉर्मूला बना कैसे, उसका रीजन समझने के लिए, क्योंकि इसमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दूसरा कीटोन होता है, और इसमें इनके साथ साथ एल्कोहल ग्रुप भी होते हैं। जब ये दोनों ग्रुप कहीं होंगे, अगर पास पास हैं, तो ये हेमी एसिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल बनाते हैं। इसी के कारण अगर अलग अलग होंगे तो क्लोज नहीं बनेगा, और एक साथ हैं तो ये क्लोज स्ट्रक्चर देंगे। ये बात समझ लीजिए आप, ये क्या देंगे? क्लोज स्ट्रक्चर, यानी ये क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर ये एक पास एक ही फॉर्मूले में हैं तो ये हेमी एसिटल बनाएंगे और ये स्ट्रक्चर भी क्लोज देंगे, यानी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर देंगे। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर देंगे, कोई मना करने वाला नहीं है। अब भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो स्ट्रक्चर फेल क्यों हो गई? क्योंकि हमने देखा कि जो ओपन स्ट्रक्चर का ग्लूकोज था बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाया था। अब हमने जो ओपन स्ट्रक्चर में जो था वो NaHCO3 और NH3 से रिएक्शन नहीं दिखाता था, वो इसके साथ एडिशनल रिएक्शन नहीं दिखाता था। यानी जो हमारा ग्लूकोज था C6H12O6 ओपन स्ट्रक्चर में इससे रिएक्शन नहीं करता था, यानी इससे योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता था, एडिशनल रिएक्शन शो नहीं करता था। एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता था। डू नॉट शो एडिशनल रिएक्शन, वाई? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NH3, यानी ये NH सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनिया एडिशनल रिएक्शन शो नहीं करता था। पहली बात, ये एडिशनल रिएक्शन शो नहीं करता था। दूसरी बात, ये अल्फा और बीटा फॉर्म को नहीं शो कर रहा था। डू नॉट शो अल्फा एंड बीटा फॉर्म, यानी यह जो ओपन स्ट्रक्चर वाला जो ग्लूकोज था वो अल्फा और बीटा की स्ट्रक्चर को भी नहीं शो कर रहा था, अल्फा और बीटा की स्ट्रक्चर को शो नहीं कर रहा था। और डू नॉट रिएक्शन फिशर बेस, डू नॉट रिएक्शन गिव सिफ बेस, यानी फिश बेस। ये फिश बेस से भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। किससे रिएक्शन नहीं दे रहा था? सिफ बेस से भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, सिफ बेस से भी रिएक्शन नहीं कर रहा था। ये सिर्फ बेस से भी रिएक्शन नहीं कर रहा था। चौथा रीजन ये था कि ये जो हमारा ग्लूकोज जो रोटेट करता है, जो घूमता है, ग्लूकोज वाटर इन रोटेड प्रदर्शित नहीं करता था। अब हमारे पास क्या है? ये वाटर है, इसमें ये वाटर भरा हुआ है, इसमें रोटेशन करता है कौन?
C6H12O6। ओपन स्ट्रक्चर से हम इसको नहीं बता पा रहे थे, ये परिवर्तित स्ट्रक्चर दिखाता था, ये ध्रुवण घूर्णक प्रदर्शित करता था। हिंदी में बोलें तो ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता था, लेकिन ओपन स्ट्रक्चर में नहीं दिखा पाता था। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मूटा रोटेशन, मूटा रोटेशन नहीं शो कर रहा था। यानी पहली बात ये एडिशनल रिएक्शन शो नहीं कर रहा था, किसके साथ, NH3 और इसके साथ। दूसरी बात ये अल्फा बीटा की फॉर्म नहीं शो कर रहा था। ये अल्फा बीटा की फॉर्म जैसे D और L फॉर्म थी, इसी तरीके से अल्फा बीटा की फॉर्म आएंगी, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ओके, ऐसे ही उसकी आएंगी। तो ये शो नहीं कर रहा था। जब ये शो नहीं कर रहा था तो यहाँ से ये डिफाइन हो गया कि अब हमें एक क्लोज स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? क्लोज स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। इसी बात को पता चलाने के लिए एल्डिहाइड, अब यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप था, इससे पता चला कि ये स्वतंत्र यानी फ्री नहीं है, ये ग्रुप जो है फ्री नहीं है। अब ये ग्रुप फ्री नहीं है, तो जब ये ग्रुप फ्री नहीं है तो हमें किस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी? साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। किस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी? साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गई तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दो आइसोमर और आ गए, एक अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। कौन से स्ट्रक्चर आ गए? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ये किसके कारण आए? ये रोटेशनल के कारण आए। इनका रीजन क्या निकला? ये रोटेशन, मोटर रोटेशन के कारण आए, मूटा रोटेशन के कारण आए। किसके रीजन के द्वारा आए? मूटा रोटेशन। क्योंकि अगर जो स्ट्रक्चर क्लोज बनेगी अब हमारी, अगर उसमें अल्कोहल ग्रुप क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर है तो उसे हम बोलेंगे अल्फा, अगर बाहर है तो उसे बोलेंगे बीटा। वो किसके कारण हुआ? वो एनोमर कार्बन के कारण हुआ। अभी मैं बताऊंगा एनोमर कार्बन क्या है, आप टेंशन ना लें, ओके। वो ये भी जो रीजन निकल के आया, ये किसके द्वारा आया? ये दोनों रीजन जो थे वो आए एनोमर कार्बन के द्वारा, एनोमर कार्बन या एनोमेरिक कार्बन। अब एनोमर कार्बन क्या होता है, ये भी बात पता करनी है। यानी एनोमर कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो दो आइसोमर्स इंडिकेट कर रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एनोमर कार्बन बोलते हैं, ओके। आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रीजन थे कौन सी? ओपन चेन स्ट्रक्चर फेल होने के। ये रीजन थे ओपन स्ट्रक्चर फेल होने के, यानी वो वाटर में रोटेशन नहीं दिखा रहा था, वो सिर्फ बेस से रिएक्शन नहीं कर रहा था, वो अल्फा बीटा फॉर्म नहीं दिखा रहा था, वो सोडियम बाइकार्बोनेट और NH3 से एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा था। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी किस स्ट्रक्चर की? साइक्लिक स्ट्रक्चर की। और साइक्लिक स्ट्रक्चर किस लिए आई? क्योंकि एल्डिहाइड फ्री नहीं था, वहाँ अल्कोहल ग्रुप थे, उन्होंने उससे रिएक्शन करके हेमी एसिटल बना दिया। जैसा कि मैंने आपको